दोस्तों हमारा 17 मार्च को कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं। इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बता दी है, साथ ही आपके न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस आपको करा दी है। ओके, तो और वस्तुनिष्ठ भी हम लेके चली रहे हैं। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्ले लिस्ट है, तो प्ले लिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। ये हमारी क्या है वस्तुनिष्ठ की फाइनल वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में आपकी महा मैराथन होने वाली है वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर की। आपको पता है आपके केमिस्ट्री में आपको क्या है 10 अध्याय हैं, तो टोटल अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक हम सभी अध्यायों का एक ही वीडियो में एकदम सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे। और साथ ही इन वस्तुनिष्ठ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर के जो वस्तुनिष्ठ हैं उनको भी क्या है यहाँ कवर किया गया है, तो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के जो वस्तुनिष्ठ हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो और अभी तक ने आपने वस्तुनिष्ठ की एक भी तैयारी नहीं की है, लेकिन अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपकी वस्तुनिष्ठ की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। पहला अध्याय आ जाता है हमारा विलयन। बहुविकल्पी प्रश्न है, किसी द्रव में आवासीय विलय में घुलने पर कम हो जाता है तो उसका अगर क्या हो जाता है, उसका हिमांक होता है कम हो जाता है। तो यार उसके आवासीय विलय घोलने पर अगर बढ़ रहा है ओके, तो वो आपका क्वथनांक होगा, घट रहा है तो आपका हिमांक होगा। ओके, किसी घोल के अणु संख्या गुण आधारित होते हैं विलयों के कणों की संख्या पर, बता चुका हूँ। अणु संख्या गुण आपके विलय के कणों की संख्या पर आधारित होते हैं। शुद्ध जल की मोलरता 55 आपकी हो जाए 55.5 ओके, 55.5 है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ऑप्शन में यही है तो आपका ये होगा। ओके, किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो इसका होता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सिलेक्टेड होगा केवल मैं उनमें फोकस करूंगा। निम्न से कौन सा अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो ये आपके देखिए अब अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ तो दोस्तों आपके यहाँ सभी है। ओके, तो आपका ऑप्शन ही इस पर से दिया है, ये तो आपके चारों क्या है अणु संख्या गुणधर्म है। ये आपको जरूर याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रासरण दाव याद कीजिए। और मैंने आपको क्या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराई थी अंक प्रश्न, उसमें मैं आपको बताया था कि अगर आपको मान लीजिए पेपर में प्रासरण दाव ज्ञात करने के लिए आ जाए, बिल्कुल आसान है। अगर दोस्तों आपसे प्रासरण दाव का क्या फॉर्मूला बन जाता है, ये आपको पाई लिखा हुआ तो अगर प्रासरण दाव का फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला लिखेंगे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या आपकी मूलतः क्लासी है। और गैसों की द्रव की विलयता संबंधित आपका हेनरी का नियम है। ओके, हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी भी अगर द्रव में हमें क्या है गैस घुलने के लिए हेनरी ने नियम दिया कि जितना ज़्यादा हम दाब बढ़ाएंगे गैस की द्रव विलयता बढ़ती जाएगी। यानी दाव क्या है, दाव गैस में द्रव में गैस का द्रव में विलयता के क्या समानुपाती होती है। आगे देख लेते हैं। फिर आपको जब मोललता की निकालनी है ओके, फॉर्मूला वैल्यू रखेंगे, इस बार से आपका न्यूमेरिकल आ जाता है या ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। फॉर्मूला पुट करेंगे वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। सबकी मात्रा जरूर आपको तैयार करके रखना है। जैसे मोललता का मात्रा क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम विलायक होता है। और साथ ही आपको मात्रक इसलिए भी याद करना है क्योंकि अब जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, मान लीजिए आपने मोललता आया आपके पेपर में, तो आपने फॉर्मूला तुरंत लिखा, उसकी वैल्यू रखी, आपका आंसर आ जाता है। तो फिर आपको क्या उस आंसर में उसकी वैल्यू जरूर लिखनी पड़ेगी। नॉर्मलता की मात्रक जरूर लिखना पड़ेगा। मोललता है तो मोललता का मात्रक लिखिए, मतलब मात्रक कहें या इकाई कहें। ओके, जल की मोललता आपको याद करनी है 55.5 है। किसी गैस की द्रव विलयता हेनरी के नियम द्वारा क्या निर्धारित की जाती है। अणु संख्या गुण विलय की निर्भर करते हैं, तो उसके विलय के प्रकृति पर निर्भर होते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। हिमांक में अवनमन विलय की मोलरता के समानुपाती होता, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर हमारी सही जोड़ दी है, इस बार से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो को पोस्ट करिए और एक बार क्या स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिए, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। नॉर्मलता का सूत्र पूछा जा रहा है, इस पर से सूत्र लिखने के लिए डायरेक्ट आ जाता है नॉर्मलता, मोललता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन का, तो सबका आपको तैयार करके रखना है। प्रदूषण व्यक्त करने के लिए एक इकाई है, तो ppm का किया जाता है। विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करने के लिए सूत्र पूछा जा रहा है। किसमें जल में क्यों फूलता है, अंतःप्रासरण के कारण फूलता है। फार्मूलिन को परिभाषित कीजिए, फार्मूलिन में आप पढ़ा ही चुका होंगे। फिर आपका राउट के ये आपका जो किसका व्यंजक है, तो आपका राउट का नियम का व्यंजक। ओके, अब देख लेते हैं हम अध्याय 2 विद्युत रसायन। विशिष्ट चालकता की इकाई, यहाँ से आपके इकाई संबंधी क्वेश्चन बन सकता है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, नेक्स्ट है आपका विद्युत का सबसे अच्छा जो आपका सुचालक होता है ग्रेफाइट होता है। ये वाली अभिक्रिया है तो आपकी है रेडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि देखिए इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। सेल स्थिरांक हो जाएगा तो L/A होता है। L होता है आपका 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, और ये होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ओके, तो आपका सेल स्थिरांक भी पढ़ा चुका हूँ कि आपका 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात आपका सेल स्थिरांक कहलाता है। सेल स्थिरांक का आपको इकाई याद करके रखना सेंटीमीटर इनवर्स होता है। विलयन की चालकता निर्भर करती है, तो विकिरण पर निर्भर करती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक ज्ञात करने की सूत्र, आपको तुल्यांक ज्ञात करने का सूत्र पूछा जा रहा है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल का विभव क्या 0.0 आपका वोल्ट होता है। लोहे में जंग लगना, ये क्रिया आपकी संचारण की है। किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव ज्ञात किया जाता है, तो नट्ट समीकरण के द्वारा ज्ञात किया जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
तो इसमें हमारा धात्विक चालन में डेडेस गुण अपरिवर्तित, तो रासायनिक गुण आपका अपरिवर्तित रहता है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम हमारा क्या चालकता कहलाता है। किसी चालक के घन सेंटीमीटर में चालकता विशेष चालकता कहलाती है। लोहे में जंग लगना संचारण है। विशेष चालकता का इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर इनवर्स किसी इकाई, तो ये सेल स्थिरांक की इकाई हो जाती है। तनुता बढ़ाने पर क्या विशेष चालकता आपकी क्या घटती है। बिलियन का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है। याद रखना है बिलियन का जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर आपका घटता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एस्टिक अम्ल, एक क्या हो जाता है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। H2 और आपका O2 सेल, ये आपका सेल है तो ईंधन सेल रहेगा। सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। शुष्क सेल में जो आपके कैथोड होता है वो क्या ग्रेफाइट का बना होता है। सत देख लेते हैं गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एनोड बायो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है, तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, तो आपका असत्य हो जाएगा। द्वितीयक सेल हो गया हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तांबे के बर्तन नीले हरे होना संक्षारण की क्रिया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो अब लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तनों का हरा नीला रंग होना, सानी सोना चांदी के जो गहने होते हैं इसमें काले पड़ना, ये सब संक्षारण के कारण होता है। ईंधन सेल में ईंधन को ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका ये दिया हुआ सही जोड़ी और आपको इकाई वाला इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो सब इकाई आपको क्या अच्छे से तैयार करना है। किसी भी रूप से आ सकते हैं, सही जोड़ी में एक शब्द एक वाक्य में आ सकता है, एक स्थान में आ सकता है, तो आपको डायरेक्ट याद करके रखना है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी चालकता में वृद्धि होती है या कमी, तो क्या है इसमें बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं मानक अवस्था में सेल विद्युत अपघट्ट की सांद्रता कितनी होती है, तो 1 मोल होती है। जंग का रासायनिक सूत्र आपको याद करके रखना चाहिए। आयनों के विलायक योजन में चालकता अधिक होती है, कम तो कम होती है। मोलर चालकता का सूत्र इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो ये आपको मोलर चालकता का सूत्र होता है, क्योंकि विशेष चालकता और उसके आयतन का क्या गुणनफल होता है। पढ़ाई भी था आपको मोलर चालकता, ये सभी आपको टॉपिक जरूर तैयार करके रखना है। तुल्यांकी चालकता की इकाई आई था एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में, तो हो सकता है आपके मोलर चालकता की इकाई आ जाए, तो किसी की भी इकाई आ सकती है। ओके, तो आपको है अच्छे से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 3 रासायनिक बल गति। इससे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो वस्तुनिष्ठ में पहला हमारा रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, सक्रिय द्रव्यमान पर हमारा क्या है ये निर्भर करती है। आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दाब से प्रभावित नहीं होती, तो आपका ये रहने वाला है। तो फिर आपको यहाँ भी आपको क्या मात्रक जरूर पढ़ के रखना है। अभिक्रिया के दर का मात्रक आपको मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार द्रव अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन गोल्डबर्ग तथा बागी ने किया था। अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं हो सकता, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी क्या शून्य नहीं हो सकती है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये आपका इस प्रकार का न्यूमेरिकल जरूर आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके, तो एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन डेडेस कोटि की अभिक्रिया, तो ये आपकी आभासी एक अणु क्रिया विधि है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको आर्गेनिक समीकरण जरूर याद करके रखना है, एक वाक्य भी आ सकता है सही जोड़ी में। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। तीव्र अभिक्रिया 1.5 सेकंड से भी कम समय संपन्न हो जाती है, तो 10⁻⁻14 सेकंड से भी कम समय लगता है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आपकी क्या है, आणविकता आपकी कहलाती है। सतसत देख लेते हैं। सतसत हमारा सक्रिय द्रव्यमान नियम का प्रतिपादन गोल्डबर्ग तथा बागी ने किया, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया का सांद्रण पर निर्भर नहीं करती है, तो आपको क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभिक्रिया की दर ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगिक मान है, तो आपका सत्य हो जाएगा। जैसे अगर मैंने आपको अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में आपको अंतर वहाँ बताया था, तो अंतर अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें ये सब पॉइंट आपके कवर थे। ओके, तो अगर क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से पढ़ते हैं, टॉपिक समझ लेते हैं, तो उसी से आपके क्या पूरे वस्तुनिष्ठ रहते हैं। अभिक्रिया की दर की इकाई पूछी जा रही है, तो आपका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, तो आपका ये सत्य रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से दी हुई है, तो सही जोड़ी आपको क्या है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल का सूत्र आपका होता है, तो अर्धायुकाल का सूत्र आपका ये होता है। और बेग स्थिरांक का पूछे तो आपका के ऊपर चला जाएगा। ओके, उसी से एक दूसरे संबंध है। देखिए अगर बेग स्थिरांक का आता है तो के इक्वल टू हो जाए 0.693 बटे हो जाएगा के, ये आपका हो जाएगा ये आपका अर्धायुकाल। ओके, अर्धायुकाल ये हो जाएगा। तो ये आपका है बेग स्थिरांक का। और यही अगर आपसे पूछे अर्धायुकाल का, तो ये अर्धायुकाल यहाँ आ जाएगा, T1/2 यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इस प्रकार से। और आपको क्या ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। न्यूमेरिकल मैंने से आप प्रैक्टिस भी कराई थी। कि अगर आप बेग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बेग स्थिरांक निकालने के लिए कहा जाए, तो सिंपल आपको अर्धायुकाल का वैल्यू दी जाएगा, तो वैल्यू रखेंगे आपका आ जाएगा। ओके, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल किसके समानुपाती होता है, क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रण के क्या समानुपाती होता है। आगे से देखिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ के एकदम रखना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक देखिए आपको दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया,
इन सभी अभिक्रियाओं की दर स्थिरांक की इकाई होती है, उसे जरूर याद करके रखना है। जैसे कि यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा बनता है, तो अच्छे से आपको क्या है पढ़ के रखना है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है अध्याय 4, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व देख लेते हैं। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व में इसमें पूछा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या Fe2 पॉजिटिव में 4 होने वाली है। फिर नेक्स्ट संगमर तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है n-1d में प्रवेश करता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं लेंथेनम श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी में लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड की क्षारकता कितनी होती घटती रहती है। निम्न में से किन तत्वों में 5F स्तर क्रमशः भरे जाते हैं, तो एक्टिनाइड में। एफ ब्लॉक के तत्व को अंतर संगमर तत्व कहते हैं। संगमर धातुएं परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। अंतर संगमर तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है, ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। ओके, कैलोमेल क्या सही आपको सूत्र, तो Hg2Cl2। संगमर धातुओं के आयन क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पी ब्लॉक के तत्व संगमर तत्व कहलाते हैं, आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि डी ब्लॉक के कहलाते हैं आपका। ओके, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F को से प्रवेश करने वाला तत्व लेंथेनाइड होता है, तो आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। लेंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपके इस बार से रहने वाली है सही जोड़ियाँ, एक बार आपको प्रैक्टिस कर लेना है, वीडियो को करके प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, संगमर तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व संगमर तत्व नहीं है, तो डी ब्लॉक के तत्व में कौन से तत्व संगमर तत्व नहीं है, तो ये आपके रहने वाले हैं। अच्छे से आपको यहाँ ये तीन ही है, तो उनको पढ़ के रखना है। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में किसमें संकुचन अधिक होता है, तो एक्टिनाइड में होता है आपका। संगमर धातुओं के लवण समानता रंगीन होते हैं, तो सब क्यों होते हैं, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण रंगीन होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए आया भी था एम्पिरियोडिज्म 24 में, तो समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको डी ब्लॉक के तत्व को भी पढ़ के रखिएगा और एफ ब्लॉक के तत्व को भी पढ़ के रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अध्याय 5 उपसहसंयोजी रसायन। इसमें तो देखिए आपका पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण संख्या किसी क्या है, या फिर दोस्तों आपका कितने आयन जैसे पूछा जा रहा है इसमें, तो इसमें आपके 3 आयन रहने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसमें IUPAC नाम मैं बता चुका हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है, जिसमें दोस्तों आपको उपसहसंयोजी यौगिक इस बार से दे दिया जाएगा और कहा जाएगा उसका IUPAC नाम लिखिए। ओके, तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझाया, एक अलग ही वीडियो बना दी थी IUPAC नाम वाली, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में उस वीडियो को ऐड भी कर दिया है, तो अगर उस वीडियो को देख लेते तो वहाँ से आपको कोई भी उपसहसंयोजी यौगिक है उसका IUPAC नाम कैसे लिखना पड़ता है वो आपसे बन जाएगा। साथ ही ऑक्सीकरण संख्या भी निकालने के लिए दिक्कत होती है, तो वो भी मैंने वहाँ सिखाया, तो जरूर देखिएगा। इसका आप देख लेते हैं, तो देखिए 4 हैं आपका। ओके, कोबाल्टो के कार्बोनिल पड़ेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल हो जाएगा, और ऑक्सीकरण संख्या बगल में लिखनी पड़ती है केंद्रीय धातु के बगल में, तो 0 आपकी निकलने वाली है। अभी हमें दिया है जब निम्न में समयाव दर्शाते हैं, तो आपके आयनन समयावता दर्शाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, देखिए इसमें Br देखिए अंदर है वो बाहर चला गया, SO4 बाहर है तो अंदर आ गया। ओके, तो जब इस प्रकार से आयनों का आदान प्रदान हो तो आयनन समयावता होती है। अब इसमें आपको पूछा जा रहा है उपसहसंयोजी यौगिक दिया हुआ है, ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। निकालने से कहा जैसे आपका क्या है 4 हो जाएगा, पोटेशियम का 1 होता है आपका। ओके, फिर आपका Fe की हमें निकालना ही है, Fe की निकालना ही है। Cn का आपका है -1 होता है इस प्रकार से। ओके, इक्वल टू में आपका 0 आ जाएगा, तो 4 और आपका क्या है -6 हो जाएगा, आपका -2 उस साइड जाएगा तो +2 आएगा इस प्रकार से। ओके, तो मैं ये सब आपको निकालना सिखा चुका हूँ, वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आपसे जरूर बनने लगेगा। ओके, तो उपसहसंयोजी यौगिक का IUPAC नाम कैसे करते हो वीडियो बनाई है अलग से, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। फिर ये भी आपका उपसहसंयोजी यौगिक, इसमें भी ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो -1 आपकी निकलेगी। समन्वय संख्या देखिए आसान होती है, इसकी तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए आपको उपसहसंयोजी यौगिक है, आपका ये पूरा उपसहसंयोजी यौगिक है। इसमें जो सबसे आगे लिखा रहता है ये केंद्रीय धातु परमाणु है, CU इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है। उसके बगल में जो लिखा रहता है वो आपका कहलाता है कि लिगेंड। लिगेंड के जितने लिगेंड होते हैं, लिगेंड के जो नीचे नंबर होता है यही दोस्त हमारे समन्वय संख्या कहलाती है। तो लिगेंड हमारा NH3 है, इसके नीचे क्या नंबर लिखा, 4 लिखा, तो 4 हमारे आपकी समन्वय संख्या हो जाएगी। ऐसे आपको क्लियर करना पड़ता है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन युग्मदाता आपका संलग्नी कहलाता है। अब इसमें आपका पीटी की समन्वय संख्या पूछी जा रही है, तो मैं क्या बता चाहूँ कि जो आपका लिगेंड होता है उसके नीचे जो नंबर लिखा है 6 लिखा है तो 6 आपका हो जाएगा। EDTA का आपका क्या हेक्सादंतुल लिगेंड है। ओके, षष्ठदंतुल लिगेंड कहलाएगा। आगे देख लेते हैं। फेरोसिन की संरचना सैंडविच की संरचना कहलाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब जिसमें इसमें है आपका निकल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, तो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। कीलेट संलग्नी अधिक स्थायी संकुल बनाता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर दोस्तों आपकी सही जोड़ी आ जाती है। सही जोड़ी इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप लेकर या वीडियो पोस्ट करके एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। अब ये पूछा जा रहा है, ये दिया हुआ है किस समय होता है, तो आपकी आयनन संयोजकता हो जाएगी। अभी मैंने जब समझाया, बस आपको यहाँ आयनन दिखना है। Br अंदर है तो बाहर चला गया, SO4 बाहर अंदर चला गया, तो इस प्रकार से हो रहा आयनों का आदान प्रदान, तो आयनन संयोजकता रहेगा। जैसे ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं कहलाते हैं, वो आपके दोस्तों सहलग्नी लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर है। फिर इसमें दोस्तों आपके आयन की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जा रही है, तो +3 आपकी निकलने वाली है।
हो गया। पूरा ऑक्सीकरण संख्या निकालने से संबंधित या समन्वय संख्या के लिए आपका क्वेश्चन आ सकता है, या आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए ऑब्जेक्ट में भी आ सकता है। सभी टॉपिक मैंने आपको सिखाए हैं, तो आईयूपीएसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है क्या कार्य धात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। औसत संयोजन यौगिक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो अल्फ्रेड वर्नर ने प्रतिपादित किया था। अध्याय 6 आ जाता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, इससे देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में बनाता है तो ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक बनाता है। SN1 अभिक्रिया में प्रथम पद निर्माण करता है तो कार्बन आयन का निर्माण होता है। 4 नंबर के महादोष में मैंने आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया समझाई थी। SN1 अभिक्रिया आपकी कितने पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया 1 पद में संपन्न होती है। वहाँ बताया था कि SN1 जो आपकी जो 2 पदों में संपन्न होती है SN1 अभिक्रिया, उसमें जो पहला आपका पद होता है वो कार्बन धनायन का निर्माण करता है। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसमें आपका नेक्स्ट आपका रहने वाला, जैसे आपका पूछा जा रहा है कि ये वाली कौन सी अभिक्रिया है, एमपीओ एग्जाम 23 में आया था कि एल्किल आयोडाइडो का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के शुष्क एसीटोन से NaL के साथ अभिक्रिया करता है, तो इसे अभिक्रिया का क्या है, फिकल स्टाइल अभिक्रिया कहेंगे, NaI। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक स्थान की पूर्ति। एल्किल हैलाइड का समान सूत्र आपका RX हो जाएगा। SN1 अभिक्रिया में आपके 2 पद होते हैं और SN2 अभिक्रिया पूछा जाता है तो 1 पद होता है। प्रतिशत फ्रियोन का सूत्र पूछा जा रहा है। क्लोरिटोन उच्च क्या निंद्रकारी औषधि होती है। सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद होता है हेलो, आपका हो जाएगा हेलो एरीन। ओके, क्लोरोबेंजीन तथा क्लोरा की क्रिया से हमारा क्या DDTA बनता है, तो आपका BHC और DDT इनके बारे में टिप्पणी में आपको पढ़ाया था, तो वही आपको पढ़ के रखना है। क्लोरोफॉर्म को रंगहीन बोतल में रखा जाता, सत्य हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को एक रंगीन बोतल में रखा जाता है, इसमें क्या है, सूर्य का प्रकाश प्रवेश न कर सके, साथ ही से एकदम फुल भरा जाता है, इसमें एक भी वायु न हो सके, जैसे ये क्या है, ये विषैला पदार्थ ना बना सके। ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको समझा भी था। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अम्लीय होता है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आपकी सही जोड़ी आ जाती है, प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। जैसे एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति का होता है फिर भी जल में अम्लीय होता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। सिंपल में समझा तो कोई भी पदार्थ अगर जल में घुल रहा है तो फिक्स है कि वो उसके अणु क्या है, उस पदार्थ के अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना रहे हैं, और जल में नहीं घुल रहा तो हम कह देंगे हाइड्रोजन बंध नहीं बन रहा है। गैमेक्सी का आपका सूत्र होता है, तो वही आपका BSC ही को क्या गैमेक्सी कहा जाता है। C6H6Cl6 से आपका क्या गैमेक्सी होता है। ओके, आगे देख लेते हैं और कैसे प्राप्त होता है BSC आपको क्या, अगर बेंजीन की हम क्रिया क्लोरीन से करा देते हैं, क्लोरीन के आदिक क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि 3 आदिक में 3L आपको बेंजीन होता है आपका C6H6 क्रिया हम करा देते हैं, हमारा क्या है गैमेक्सी या BSC प्राप्त हो जाता है। फॉर्मूला आपका ये रहता है। ओके, फ्लोरोकार्बन का क्या कहलाता है, हमारी फ्रियोन गैस कहलाती है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान हमें कैसे की जाती है, तो AgNO3 से हम कर सकते हैं। वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, सोडियम धातु ली जाती है। DDT का रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरोएथेन, प्रीवियस ईयर मैचों का रिपीट हो सकता है, पढ़ के आपको रखना है। बेंजीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्रिया करके आपका BSC बताता है, अभी मैंने आपको बताया है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा अध्याय आ जाता है अध्याय 7, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब जलीय NOH के साथ क्रिया करता है तो कौन क्रिया करेगा, C6H5OH आपका क्रिया होगा। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, RONA हो जाएगा। लुकास अभिकर्मक द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है कि ये प्राथमिक एल्कोहल है, कौन द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल है, और किस प्रकार से परीक्षण होता है ये मैंने आपको 2-3 लाइन में समझाया भी था। ओके, तो आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आंसर बताया था, प्राथमिक एल्कोहल है तो एथिल एल्कोहल आपका प्राथमिक एल्कोहल हो जाता है। निम्न में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर बाद अनिल यानी अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो अब अम्ल आपका क्या हो जाएगा, C6H5OH आपका क्या है, आपका ये अम्ल हो जाएगा। ओके, फिनॉल, और फिनॉल का स्वभाव कैसे अम्लीय ही होता है। नेक्स्ट है फिनॉल को क्लोरोफॉर्म तथा क्षार के साथ गर्म करने पर हमें क्या है, सेल्सिल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये सब आपकी अभिक्रियाएं हैं। ओके, ये आपके ऑब्जेक्ट कहाँ से बन रहे हैं, जो आपकी क्रियाएं पढ़ी हैं उन्हीं के बीच से आपके बनते हैं। एल्कोहल की जल में अत्यधिक विलेयता का कारण क्या है, जल के साथ हाइड्रोजन बनाना। कोई भी चीज़ अगर क्या जल में विलय हो रही है या जल के साथ घुल जा रही है तो वो क्या जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगी, और नहीं घुल रही जल के साथ तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगी। विलियम संश्लेषण का उपयोग किसके निर्माण किया जाता है, तो ईथर के निर्माण की एक विधि होती है। ईथर के संयुक्त होते हैं तो एल्कोहल हो जाएगा। फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नाल्ड अभिकर्मक से क्रिया करके आपका प्राथमिक एल्कोहल देता है। निश्चेतक के रूप में आपका किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये तैयार करके रखना है। एथिल अल्कोहल का व्यंजन चूड़ के साथ गर्म करने पर आपका क्लोरोफॉर्म बनता है। एथिल अल्कोहल को पीने से क्या होता है, नशा होता है, सिंपल बात है। नेक्स्ट हमारा एनिसोल, सांद्र तथा सांद्र के मिश्रण के साथ क्रिया करते हैं, डेडस और डेडस का मिश्रण बनता है तो आर्थोपैरा नाइट्रो एनिसोल का आपका मिश्रण बन जाता है। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे आपको क्लियर कर लेना एक बार। ओके, जैसे परिशुद्ध एल्कोहल में 100% क्या शुद्ध एथिल अल्कोहल होती है। लुकास अभिकर्मक क्या होता है, लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा सांद्र HCl का मिश्रण होता है, आपको लुकास अभिकर्मक कहलाता है।
सीरे में से डेरेस बनाया जाता है, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर हमें क्या बेंजीन प्राप्त होती है। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल को हम क्या पिक्रिक अम्ल भी कहलाता है। फिनॉल आपका एक संचारक होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। प्राथमिक अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाते हैं, आपका असत्य हो जाएगा। फिर सही जोड़ी दी है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आ जाता है। नीले फिनॉल नीले न्यूज़पेपर पेपर के साथ कैसा होता है, तो नीले न्यूज़पेपर पेपर को लाल कर देता है, क्योंकि फिनॉल क्या अम्ल है और अम्ल नीले न्यूज़पेपर पेपर को क्या लाल कर देते हैं। ईथर का समावेश होता है तो अल्कोहल हो जाएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है जटिल कार्बनिक यौगिक को एंजाइम द्वारा धीमी गति से अपघटन करने के लिए हमारी किण्वन कहलाती है। अल्कोहल को पीने से अयोग्य बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, पिरीडीन मिला दिया जाता है। अल्कोहल के निजीकरण से बनता है आपका एल्कीन बनता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द एल्डेहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाईएथिल ईथर का अपचरण होता है तो एक लुईस अम्ल के समान होता है। कैनिज जारो अभिक्रिया नहीं देता है, तो ये आपको जरूर तैयार करके रखना है। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, एल्डेहाइड। सब ये आपके क्या है, ये आपकी अभिक्रिया से आपके ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। यूरोटिप्रिन किस यौगिक से बनाया जाता है, तो फार्मेल्डिहाइड से बनता है। सबसे प्रबल अम्ल होता है आपका मोनोक्लोरो एसीटोन अम्ल होता है। कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है तो आपका एसिडिहाइड नहीं देता है। रोजनमुंड अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद आपका एल्डेहाइड हो जाएगा। सिरके में अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल होता है। बाकी बहुत सारे आपको दिए, इस प्रकार से आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्ट, वो सब प्रकार के यहाँ से कवर किए गए हैं। आगे नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति में टालिन अभिकर्मक होता है, तो अमोनिकल AgNO3 का जो आपका ये मिश्रण है आपका टालिन अभिकर्मक कहलाता है। अचार चटनी मुरब्बे में परीक्षक पदार्थ के रूप में एसिटिक अम्ल का क्या प्रयोग किया जाता है। फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया के मिलाकर संघनन कराने क्रिया से क्या यूरोटिप्रिन बनता है। यूरोटिप्रिन में पढ़ा भी चुका हूँ, अच्छे से आपको तैयार करना है। फार्मेल्डिहाइड की क्रिया में अमोनिया से कराते यूरोटिप्रिन प्राप्त होता है। थोड़ा आपको समीकरण और देख लेना है जो क्वेश्चन आंसर बताया था। लाल चीटियों में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन डेड डैश में समूह में आते हैं, कार्बोनिल समूह में आते हैं। सत देख लेते हैं। स्टीफेन अभिक्रिया केवल एल्डिहाइड बनते हैं, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे सही जोड़ी इस प्रकार से दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा। सही जोड़ी की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। रोजनमुंड अभिक्रिया में CH3COCl का अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, तो हमने पढ़ा है बेरिलियम तथा बेरिलियम सल्फेट की उपस्थिति होती है। रोजनमुंड अभिक्रिया में देखा होगा कि इसकी उपस्थिति होती है। ओके, फार्मेल्डिहाइड की सांद्र NaOH से क्रिया करके हमारा क्या क्रिया, ये क्या आपकी अभिक्रिया कहलाती है, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। बाकी ये सभी आपको पढ़ना, पूरा अभिक्रिया संबंधित रहने वाले हैं। अध्याय 9 आ जाता है एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बोनिक यौगिक वाले चैप्टर से। आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है हमारा, जो प्राथमिक एमीन हमें देता है। एथिल एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके बनाता है नाइट्रोजन। एनिलीन की शुद्धिकरण करने पर वाष्पवाष्पन से करते हैं। आगे देख ले, मीरबेन का तेल जो नाइट्रोबेंजीन का है, मीरबेन का तेल कहा जाता है। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में हमारा क्या है, जो उत्पाद बनता है एल्किल आइसोथायोसाइनेट पढ़ाया भी था। और एल्किल आइसोथायोनेट की जो दुर्गंध होती है वो क्या है, सरसों के तेल की जैसी होती है, इसलिए उसका नाम भी पड़ गया मस्टर्ड तेल अभिक्रिया। ओके, आगे देख लेते हैं। ये सभी आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस पूरा करके रखना है। रेगिस्तान की पूर्ति में मेथिल एमीन अमोनिया से क्या होता है, अधिक क्षारीय होता है। कार्बल एमीन परीक्षण केवल क्या प्राथमिक एमीन देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा ट्राई नाइट्रोट्राइलिन, एक क्या होता है आपका विस्फोटक पदार्थ के रूप में होता है। आगे देख लेते हैं। हाँ, आपका द्वितीयक एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्रिया लीवरमान नाइट्रोसो परीक्षण को प्रदर्शित करती है। आगे देख लेते हैं। एरोमेटिक एमीन जल में क्या होता है, आबिले होते हैं। बाकी जितने मैं बता रहा हूँ सभी आपको वीडियो को पोस्ट करके पढ़ लेना, लेकिन जो सिलेक्टेड है, जो मुझे समझ में सिलेक्टेड आ रहे हैं, मैं आपको उनको फोकस कर रहा हूँ। फिर सही जोड़ी आपको दिया हुआ है, तो एक बार क्या वीडियो को पोस्ट करके प्रैक्टिस कर लीजिए। सॉल्यूशन के साथ पूरा आपका दिया हुआ है। 7 से देख लेते हैं। एथिल एमीन जल में बिले है, जबकि एनिलीन नहीं, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। मेथिल आइसोसाइनेट विषैली होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक वाक्य में होता है, देख ले। तृतीयक एमीन का असलीकरण नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये त्रिबिम्ब में बांधा के कारण नहीं होता है। हिस्बर्ग अभिकर्मक का सूत्र आपको तैयार कर रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। C6H5SO2Cl आपका क्या है, हिस्बर्ग अभिकर्मक है। मीरबेन का तेल आपका नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं। द्वितीयक एमीन की पहचान की जाती है, तो लीवरमान परीक्षण द्वारा की जाती है। आगे नेक्स्ट एमीन की प्रक्रिया क्या होती है, क्षारीय प्रक्रिया होता है आपका। ओके, अब इसे आप अभिक्रिया लिख दिया। अभी अभिक्रिया का नाम बताइए, तो सेंड मेरा अभिक्रिया है। आपने ये अभिक्रिया जैसे पढ़ी होगी, ओके, तो आप समझ, आपको दिमाग लगाना पड़ा कि ये अभिक्रिया आपने किस टॉपिक में पढ़ी, तो सेंड मेरा अभिक्रिया आपकी। ओके, हवा में खुला छोड़ने पर जो एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण क्या पड़ जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। हिस्बर्ग अभिकर्मक का सूत्र आपको पढ़ के रखना ही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट अध्याय जाता है, अध्याय 10 जैवणु। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग आपका डायबिटीज, जैसे मधुमेह कहते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के अभिगम करता है, तो हीमोग्लोबिन का एक प्रकार का प्रोटीन है, जो क्या हमारे रक्त के साथ मिला रहता है। हीमोग्लोबिन में कितनी ऊपर इकाइयाँ होती है, तो 4। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है आपका सेल्यूलोज।
सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशील ऊर्जा वाहक होते हैं आपके एटीपी। कौन ग्लिसराइड नहीं है तो आपका जो साबुन हो जाएगा। एंजाइम होते हैं तो नाइट्रोजन युक्त जटिल यौगिक होते हैं। कौन सा अम्ल एक विटामिन है तो आपका स्कर्विक अम्ल क्या विटामिन हो जाएगा। आरएनए में नहीं पाया जाता तो आरएनए में क्या थाइमिन नहीं पाया जाता है। विटामिन B1 आपका थाइमिन हो जाएगा। दूध का उपस्थित डाइसेक्राइड है आपका लैक्टोज। ऊर्ध्वकों का निर्माण किसके द्वारा होता है तो प्रोटीन के द्वारा होता है। ऊर्ध्वक यानी हमारे मांसपेशियां, ओके, तो मांसपेशियां प्रोटीन, जैसे आपने देखा बॉडी बिल्डर की बॉडी बनानी है, ओके, तो क्या आपने ढोले सोले बनाना है, प्रोटीन का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, मतलब इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने भोजन में, ओके। नेक्स्ट, मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान होती है तो डी ग्लूकोज होती है। रक्त में ग्लूकोज का मात्रा में निर्धारण किया जाता है तो बेनेडिक्ट विलियन द्वारा किया जाता है। प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या एमिनो अम्ल, यानी जो बहुत सारे एमिनो अम्ल की जो श्रृंखला ही क्या प्रोटीन से बनती है, और आप प्रोटीन का विघटन करेंगे तो अमीनो अम्ल ही प्राप्त होगा। ग्लूकोज 6 कार्बोनिक क्या होता है मोनोसेक्राइड होता है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। डेडेस रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी तो विटामिन के। अगर जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है उसमें क्या अगर कहीं उसे कहीं चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है, तो खून रुकता नहीं है। हमने कई बार क्या थोड़ा सा पकड़ रहा हो तो खून रुक जाता है, तो अगर विटामिन के सही है हमारा तो खून तो तुरंत रुक जाएगा, उसको रक्त का थक्का बन जाएगा। और जिसके विटामिन की कमी होती है उसका रहता खून बहता रहता है, ओके, दिक्कत हो जाती है उसे। फ्रेंड्स, डीएनए में नहीं पाया जाता तो यूरेसिल नहीं पाया जाता है। जीवों के जटिल अणुओं को टूटना आपका क्या है कैटाबोलिज्म कहलाता है। विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। ये जरूर आपको पढ़ना है किसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है, सब मैं आपको बता चुका हूँ, अच्छे से इसे तैयार करके रखना है। तो देखिए विकृतीकरण में प्रोटीन की प्राथमिक संरचना प्रभावित होती है। प्रोटीन की दोस्तों आपकी 3 संरचना होती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, जिसमें विकृतीकरण करते हैं। विकृतीकरण यानी अगर प्रोटीन हम गर्म करते हैं तो उसकी संरचना बिगड़ जाती है। तो प्राथमिक संरचना क्या प्रभावित नहीं होती, जबकि द्वितीयक और तृतीय संरचना क्या प्रभावित हो जाती है। जंतुओं एवं पौधों में प्राप्त तेल और वसा क्या है लिपिड कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका प्रोटीन क्या अम्लों अम्लों का बहुलक होता है। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या संकुल यौगिक होता है। सत में अंडे को उबालने पर प्रोटीन क्या विकृत हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट ग्लूकोज एक प्रोटीन होता है तो आपका सत्य हो जाएगा। क्रिएटिन एक गोलाकार प्रोटीन है तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आपका दिया हुआ है सही जोड़ी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा पूरा अच्छे से, ओके, बिल्कुल एकदम सिलेक्टेड आपकी सभी सही जोड़ी दी हुई है। सही मैं आपको सही जोड़ी बता रहा हूँ, ओके, तो ये आपको प्रैक्टिस कर लें। 4 टाइप के यहाँ सही जोड़ी बनाई गई है तो सबको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। और प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं उन्हें तो आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। एक शब्द एक बार में उत्तर आ जाता है। ग्लूकोज में पाइरोनोज बलय होता है, जबकि फैक्टोज में पाया जाता है आपका फ्यूरोनोज बलय, ओके। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण आपको देना है जिसे ग्लूकोज हो जाएगा। अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध। दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड शर्करा है आपका लैक्टोज। जल में मिले विटामिन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो जल में जो मिले विटामिन होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी क्या है जल में मिले होते हैं। अब दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि वसा में मिले विटामिन कौन कौन से हुए। मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं 10। देखिए टोटल क्या होते हैं 20 हमारे क्या अमीनो अम्ल होते हैं, जो क्या है 10 तो हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं जिन्हें हम क्या है अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। लेकिन जो 10 क्या है बाहर से चाहिए पड़ता है जिन्हें हम क्या है आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। मुंह की लार में आपका टाइलिन एंजाइम होता है। आरएनए अणु में थाइमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडीन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। प्रोटीन का एकल है या इकाई है तो अमीनो एसिड होती है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी तो फाइब्रोजेन, ओके, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सभी अध्याय के वस्तु ने प्रैक्टिस करा दी है, ओके, जितने बताएं सभी आपको है अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी क्रम से तैयारी करना चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं 12th केमिस्ट्री टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप क्या तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।